हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। यहाँ पे आप सभी का स्वागत करते हैं। हमारा संजीव का डेस्क वर्क चल रहा था, उसमें अपन ने 5 मॉडल पेपर कंप्लीट कर लिए हैं। आज अपन लेके आए 6 नंबर मॉडल पेपर। अगर आपने पीछे वाली क्लासें नहीं अटेंड की है या नहीं ज्वाइन किया है तो ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लास को फॉलो कर लीजिएगा। या आप प्ले लिस्ट पे जाओगे तो कंटिन्यू क्लासें आपको मिलेगी। जैसे अपन ने पहली क्लास लगाई है दूसरे मॉडल पेपर की, तो उसके हिसाब से आपको कंटिन्यू क्लासें आपको मिलती जाएगी और आप डेली क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसा कि सुबह 7 बजे क्लास चलती है संजीव डेस्क वर्क की, और शाम को चलती है एक्सीलेंट डेस्क वर्क की। और अभी आपके जो साइंस के 20 क्वेश्चन आ चुके हैं और आपकी डेली भी क्लास आने वाली है इसकी साइंस की 20 क्वेश्चनों पे, यानी 100 MCQs आएंगे। इसके बाद में अपन जो मॉडल पेपर करने संजीव डेस्क वर्क और एक्सीलेंट डेस्क वर्क हमारी कंप्लीट हो जाएगी मैथ की, तो इसके बाद में अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे, 100 MCQs भी करेंगे। क्यों करेंगे इसका रीजन आप सभी को पता है कि अब की बार जो पैटर्न है वो चेंज हो चुका है और इसमें MCQs आने वाले हैं 30 नंबरों के। यानी पहले क्वेश्चन में आपके 12 MCQs आएंगे, फिर फिल इन द ब्लैंक आएंगे 6, और फिर एक एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे 12। तो यानी टोटल मिला के 30 नंबर का काम एक एक नंबर का आएगा। ये है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सबसे हार्ड भी माना जाता है। अगर ये आप जैसे कि 30 में से 30 या 29 कवर करते हैं तो इसमें से आगे जो पार्टीशन आगे का बचता है 50 नंबर का आपका, वो इजी हो जाएगा। यानी उसमें से ज़्यादा बड़े क्वेश्चन है वो आप आसानी से कर पाओगे, लेकिन छोटे क्वेश्चन हार्ड होते हैं। इसलिए आप साइंस की क्लास ज्वाइन कीजिएगा, मैथ की भी क्लास ज्वाइन कीजिएगा। चलिएगा, आज की क्लास का पहला ही क्वेश्चन है स्टूडेंट, एक ऐसी संख्या जिसके एक और समय के अतिरिक्त कोई गुणनखंड न हो कहलाती है। जैसे कि अपन ने एक डेफिनेशन पढ़ा था कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या जिसमें खुद का और एक का ही भाग जाता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो जैसे कि मैंने लिख दिया 3, तो 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 गुणा 1 लिख सकता हूँ। ओनली फॉर इसके कोई और फैक्टर नहीं किए जा सकते, तो उसे बोलते हैं अपन अभाज्य संख्या। जिसमें समय और इसके अलावा एक और समय के अलावा कोई और गुणनखंड न हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। सेकंड नंबर है बहुपद px का शून्यक, जहां px इजिकल टू ax प्लस में 1। अब किसी भी बहुपद का शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं, उसको इक्वल 0 रखते हैं। तो हमारे पास में यहाँ पे ये बहुपद है ax प्लस में 1 इजिकल टू 0 करेंगे, ये इस साइड में लेके जाएंगे, माइनस का 1 इस साइड में लेके जाएंगे, तो ax इजिकल टू माइनस का 1, तो यहां से a का रिजल्ट क्या आएगा, a इजिकल टू, हमें तो निकालना है x का मान। किसका निकालना है, x का मान। तो x इजिकल टू आएगा माइनस का 1/a, तो आपके पास में इसका जो ऑप्शन होगा वो D होगा। D इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट में। 3 नंबर है, समीकरण x इजिकल टू 0 और y इजिकल टू 3 का युग्म आलेखीय रूप से वे रेखाएं निरूपित करता है जो समांतर है, 3,2 पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है संपाती है, और 2,3 पे प्रतिच्छेद करती है। समांतर क्या होती है, जैसे रेल की पटरियां होती है, वे रेखाएं जिसको अनंत तक बढ़ा दिया जाए वो कभी एक बिंदु पे न काटे, किसी भी बिंदु पे मिले नहीं, उसे अपन समांतर रेखा कहते हैं। संपाती रेखा वे रेखाएं जो एक दूसरे के ऊपर विराजमान होती है, एक दूसरे के ऊपर विद्यमान होती है, उसे अपन बोलेंगे संपाती रेखा बोलेंगे। अब ये बोल रहा है 3,2 पे प्रतिच्छेद करेगी। अरे भैया x का मान तो 2 है, y का मान 3 है, तो 3,2 पे कैसे प्रतिच्छेद करेगी। पहले हमेशा क्या आता है, x का मान आता है, तो 2,3 पे प्रतिच्छेद करनी चाहिए। यानी आपके पास में 30 D इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे होगा, ये आपने निर्देश तंत्र बना लिया। इसमें x का मान कितना दिया गया, 1,2, और y का मान कितना दिया गया, 3। तो यहाँ पे ये दोनों रेखाएं क्या करेगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। यानी आपके पास में D इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, 4 नंबर है, यदि समीकरण x² प्लस में 3ax प्लस में k इजिकल टू 0 का एक हल
x इज इक्वल टू माइनस ए हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। एक हल है इसका मीन्स क्या हो जाएगा, एक हल होने का मीन्स अगर अपन x की जगह माइनस ए रखेंगे इस समीकरण में तो यह इस समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करने का मीन्स बराबर 0 है तो इसका मान 0 और इसका मान 0 के बराबर आएगा। चलिए अगर रखते हैं, अपन क्या करते हैं, x की जगह रख दीजिएगा तो ये बनेगा आपके पास में माइनस के a का स्क्वायर प्लस के 3a और x की जगह रखना है माइनस का a और प्लस में k इज इक्वल टू 0, प्लस में k इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास में क्या बनेगा, a का स्क्वायर बनेगा माइनस में 3a स्क्वायर बनेगा प्लस में k बराबर 0। तो ये बन जाएगा माइनस के 2a स्क्वायर और इस k को इस साइड लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा माइनस का k, माइनस से माइनस कट जाएगा, रिजल्ट आएगा k का मान कितना आएगा 2a स्क्वायर, k का मान कितना आएगा प्लस के 2a स्क्वायर, यानी b आपके पास में इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, जहां पे x है वहां पे x के बराबर माइनस a रख दीजिएगा, होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस का साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। कई बार कमेंट आ जाते हैं कि सर जी आप फास्ट करवाते हो, बेटा फास्ट इतना फास्ट भी नहीं करवाता, ठीक है ना। आप ध्यान से समझोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सब समझ में आता जाएगा। अब इसके बाद में है, यदि एक एपी का प्रथम पद 2 व 4 व अंतर 8, अगर कोई क्वेश्चन बाय चांस आपके समझ में भी नहीं आता है तो आप वीडियो को बैक करके दोबारा देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कि ऐसा नहीं है क्वेश्चन पीछे छूट गया तो दोबारा नहीं देख पाएंगे, दोबारा देख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एपी का प्रथम पद आपको 2 दिया गया है, सार्वय अंतर d, सार्वय अंतर होता है d का मान 8 दिया गया है, अन्य पदों का योग 90 है, अन्य पदों का योग 90 है तो n का मान होगा, n का मान, अब देखिएगा यहाँ पे अन्य पदों का योग आपको 90 दिया गया है, यानी Sn का फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है n/2 और ये है 2a प्लस n माइनस में 1 इंटू डी। अब यहाँ पे Sn का मान कितना दिया गया 90 इज इक्वल टू, n का मान हमें पता नहीं, निकालना है, कोई बात नहीं निकाल लेंगे, 2 गुणा a का मान कितना है, प्रथम पद 2 दिया गया है प्लस में n माइनस में 1 इंटू डी का मान, सार्वय अंतर कितना दिया गया 8 दिया गया, तो ये रिजल्ट बन जाएगा अब आपके पास में 90। और ये देखो भाग में है और यहाँ पे आएगा गुणा में आ जाएगा, क्या आ जाएगा गुणा में आ जाएगा, और ये बनेगा n, अंदर क्या बन जाएगा 2 दूए 4 प्लस 8 का गुणा अंदर करा दीजिएगा 8n माइनस में 8, 8n माइनस में 8, ये 90 दूनी 180, 90 दूनी 180 और ये n माइनस के 8 हैं प्लस के 4 हैं, माइनस के 4 बचेंगे, अंदर n का गुणा करा दीजिएगा, 8n के साथ में जाएगा तो ये बनेगा 8n की स्क्वायर और ये माइनस के 4n, भी प्लस के 4 हैं माइनस के 8 हैं तो माइनस का 4 बचेगा, n के साथ में गुणा होगा तो माइनस के 4n हो जाएगा। अब इस 180 को इस साइड लेके जाएंगे तो ये बनेगा 8n की स्क्वायर माइनस में, एक बार कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन आ रहा है, क्या 4 कॉमन आ रहा है, चलेगा 4 कॉमन ले लीजिएगा तो ये हो जाएगा 180 और ये हो जाएगा 4 कॉमन आ गया तो यहाँ पे बनेगा 2n, n स्क्वायर है, यहाँ पे n की पावर n नहीं है, n की स्क्वायर है, और ये बनेगा यहाँ पे 2n की स्क्वायर और यहाँ से बनेगा माइनस के कितना बन गया 4 तो कॉमन आ गया n, 4 कॉमन आ गया n हो जाएगा, इसको काट दो 4 एकम 4 और 45 चौके 45 दूनी 90, 90 दूनी 180 तो 45 चौके 180 हो जाएगा। तो ये आपके पास में 2n की स्क्वायर माइनस में n और ये इस साइड में जाएगा तो माइनस के 45 इज इक्वल टू 0। अब ऐसी 2 संख्याएं लेके आइएगा जिनका मल्टीप्लाई तो हमारे पास में कितना हो जाएगा 90 दूनी 45 दूनी 90 हो जाए और जोड़ने और घटाने पे हमारे पास में 10 आ जाए, जोड़ने और घटाने पे 1 आ जाए। तो ऐसी 2 संख्याएं हैं यहाँ पे ऑलरेडी, तो मैं लिखूंगा यहाँ से 2n की स्क्वायर माइनस में 10n और प्लस के 9n माइनस के 45 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट 2 में से क्या कॉमन आ रहा है, फर्स्ट 2 में से n कॉमन आएगा और साथ में 2 भी कॉमन आएगा, क्या कॉमन आएगा 2n कॉमन आएगा तो ये आएगा n माइनस में 5 और प्लस में 9 कॉमन आएगा तो ये आएगा
n माइनस में 5 इज इक्वल टू 0। तो n माइनस में 5 और ये हैं 2n प्लस में 9 इज इक्वल टू 0। तो एक बार आप रखेंगे इसके बराबर 0 तो n का मान आएगा प्लस के 5, एक बार रखेंगे इसके बराबर 0 तो n का मान आएगा माइनस के 9/2, जो कि पॉसिबल नहीं है, कभी भी संख्या माइनस में नहीं आ सकती। तो n का मान आपके पास में 5 आएगा, यानी सी आपके पास में राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही निकालना पड़ेगा, इतनी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर फॉर्मूला आता है कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिएगा, वह रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र से गुजरता है और जिसके दोनों सिरों पर वृत्त स्थित होता है, वह दोनों सिरों पर वृत्त पे स्थित होता है, क्या कहलाता है? एक आपने वृत्त बनाया इस प्रकार से, और एक ऐसा रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र से जाता है और दोनों तरफ से क्या है, वृत्त के ऊपर स्थित होता है, तो उसे क्या बोलते हैं अपन? उसे बोलते हैं व्यास। उसे क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। तो आपके पास में कौन सा ऑप्शन है? बी आपके पास में राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। यदि बिंदु 1,2 -1,x और 2,3 सहरेख हैं तो x का मान, सहरेख है तो x का मान क्या होगा ये आप जानते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। तो मैं बेटा इसको इरेज कर देता हूं, अब कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। ये तो आपने नोट कर लिया होगा, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको अब इरेज कर रहा हूं। हमें यहाँ पे सहरेख सिद्ध करना है। सहरेख का मीन्स क्या होता है? वे बिंदु जो एक ही रेखा में होते और जिसका कोई क्षेत्रफल नहीं होता। एक रेखा होती है, एक लाइन होती है, उसका कोई क्षेत्रफल नहीं होता बेटा कभी भी। तो ये बिंदु दिए गए हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है? 1/2 ये होता है x1 और ये होता है y2 माइनस में y3 प्लस में x2, तो ये होता है y3 माइनस में y1 प्लस में x3 और ये हो जाएगा y1 माइनस में y2 इज इक्वल टू 0। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये है तो इसको बराबर 0 कर दो। ये 2 है, 1/2 है, यहां से गुणा में है, भाग में चला जाएगा, 0 की तरफ जाएगा तो 0 बन जाएगा ऑटोमेटिकली। अब देखिएगा, यहां से आप मान रखेंगे इसमें, तो आपके पास में x1 का मान कितना है बेटा? x1 का मान है कितना है, यहां से देख लीजिएगा। x1 का मान 1 है, कितना है? 1, और ये बनेगा y2 का मान आपके पास में है x और y3 का मान है 3 प्लस x2 का मान कितना है? -1 और y3 का मान कितना है? 3, y1 का मान है 2 प्लस x3 का मान कितना है? x3 का मान है 2। x3 का कितना मान है? x3 का मान है 2 और y1 का मान कितने गया? 2 माइनस y2 का मान कितना है? x इज इक्वल टू 0। अब अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिएगा इसका, तो ये बनेगा x माइनस में 3 माइनस, देखो -3 माइनस में 2 प्लस का 1 बचेगा, प्लस के 1 का गुणा -1 के साथ में तो -1 और ये बन जाएगा प्लस में 2 दूए 4 माइनस में 2x इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस के 2x है, प्लस का x है, तो माइनस का x बचेगा, माइनस का x बचेगा और माइनस के 4 हैं, प्लस के 4 हैं, कट जाएंगे, इज इक्वल टू 0। तो यहां से x का मान कितना आएगा? 0। x का मान कितना आएगा? 0 आ जाएगा। नहीं, सहरेख है तो x का मान कितना होगा? 0 होगा। बी इज द राइट आंसर। बी आपके पास में इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका 8वां क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस में कोस स्क्वायर 50 डिग्री इज प्लस में 1 इज इक्वल टू, इसके बराबर क्या है? तो साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है और प्लस में 1 आपको गिवन है। तो इसका मान कितना हो जाएगा? इसका मान बता दीजिएगा कितना होगा। इसका मान तो 1 होगा। आगे एक फॉर्मूले का आगे एक दिया गया है क्वेश्चन में, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो आपके पास में इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। तो यहां से में अपन मैच कर लेते हैं। पहले में बी आएगा, दूसरे में डी आएगा, तीसरे में डी आएगा, चौथे में बी आएगा, पांचवें में स आएगा, ठीक है, और छठे में आपके पास में बी आएगा, सातवें में बी आएगा और आठवें में आपके पास में ए आएगा।
इतना समझ में आया ना। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, यदि tan थीटा इज इक्वल टू a अपॉन में b, तब हमें a sin थीटा प्लस में b cos थीटा अपॉन में a sin थीटा माइनस में b cos थीटा बराबर है। इसकी वैल्यूज बतानी है। tan थीटा का मान आपको गिवन है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसमें से पूरे में साइन इस tan बनाने की कोशिश करेंगे। तो क्या करें, cos का भाग लगा दें। अंश व हर दोनों में cos का भाग लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, a sin थीटा अपॉन में cos थीटा प्लस में b cos थीटा अपॉन में cos थीटा डिवाइड बाय a sin थीटा अपॉन में cos थीटा माइनस में ये बनेगा b cos थीटा अपॉन में cos थीटा। cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा। साइन बटा cos क्या बनेगा, ये बनेगा a tan थीटा प्लस में b अपॉन में a tan थीटा माइनस में b। तो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा का मान तो आपको पता ही है, a बटा b है। कितना है, a बटा b है। तो रख दीजिएगा a गुणा a बटा b प्लस b अपॉन में a गुणा a बटा b माइनस में b। तो ये बनेगा आपके पास a स्क्वायर, ऊपर वाले का एलसीएम आ गया b, तो ये बनेगा प्लस में b स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर डिवाइड, इसका एलसीएम आएगा b, तो b से b घटेगा, ये आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, पहला ही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब इसके बाद में है इसका 10 नंबर क्वेश्चन है, प्राप्तांकों 7, 3, 5, 12, 10, 9 की माध्यिका निम्नलिखित में कौन है। 4 ऑप्शन है, माध्यिका बतानी है। माध्यिका मीन्स माध्यक भी बोल सकते हैं, माध्यिका मीन्स माध्यक भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले इसको क्रम से लिखेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे। सबसे पहले छोटा नंबर लिखेंगे, तो 3, 5, 7, 9, 10, 12। सबसे पहले अपन ने इसको क्रम से लिख लिया। अब देखिएगा कितने नंबर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, n बराबर 6, जो कि ये क्या है, सम संख्या है, सम नंबर है। तो फॉर्मूला ये रहेगा n बटा 2 प्लस 1 ये आएगा n बटे 2वां पद प्लस n बटे 2 प्लस 1वां पद डिवाइड बाय 2। तो n यानी 6 बटे 2 वां पद प्लस 6 बटे 2 प्लस 1वां पद डिवाइड बाय 2। तो ये क्या बनेगा, 3वां पद, 3वां पद प्लस 3 प्लस 1 4वां पद डिवाइड बाय 2। तो 3वां पद क्या है इसमें देख लो बेटा, 3वां पद तो है पहला, दूसरा, तीसरा, 3वां पद तो है 7 प्लस 4वां पद है 9 बटे 2। 4 और 9 कितने हो जाएंगे, सॉरी 7 और 9 16, 16 डिवाइड बाय 2 यानी कितना आएगा, 8 आएगा। 16 बटे 2 कितना आएगा, 8। तो इसकी जो माध्यिका या माध्यक होगा वो कितना होगा, 8 होगा। ऐसे निकालते हैं। अब इसके बाद में किसी श्रेणी का बहुलक मूल्य क्या होता है, यानी जो सर्वाधिक बारंबारता है, फ्रीक्वेंसी सर्वाधिक हो उसे अपन बहुलक बोलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन है, देखो, मध्यवर्ती मूल्य नहीं, सर्वाधिक बारंबारता वाला मूल्य एकदम राइट है, न्यूनतम बारंबारता वाला मूल्य गलत है, सीमांत मूल्य ये भी गलत है। तो सर्वाधिक बारंबारता वाला मूल्य यानी आपके पास में बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 12 नंबर पे चलते हैं। ताश के 52 पत्तों में यादृच्छिक रूप से एक पत्ता चुने जाने पर हुक्म का पत्ता होने की प्रायिकता, हुक्म के कितने पत्ते होते हैं, 13 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते होते हैं, 13 पत्ते होते हैं। तो इसमें ताश के 52 पत्तों में
यादृच्छिक रूप से एक पत्ता चुनने जाने पर हुक्म का पत्ता होने की प्रायिकता, हुक्म के कितने पत्ते हो सकते हैं, ताश की गड्डी में 13 पत्ते होते हैं, टोटल पत्ते कितने हैं, 52 हैं, तो इसकी प्रायिकता कितनी आएगी, 1/4 आएगी, 1/4 आएगी। तो यहां से आप कर सकते हैं इसका डी नंबर ऑप्शन, डी नंबर ऑप्शन। अब मैच कर लीजिएगा, आपके 9 नंबर में आएगा ए, और 10 नंबर में आएगा ए, और 11 नंबर में आएगा बी, और 12 नंबर में आएगा डी। ठीक, अब आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन का पहला करते हैं। वज्र गुणन विधि में दोनों समीकरणों को इस प्रकार लिख लेते हैं कि उसके दाएं पक्ष में, अब इक्वेशन होती है, मैंने लिखा ax प्लस में by प्लस c इज इक्वल टू 0, लेकिन कई बार क्या होता है इक्वेशन ऐसे भी मिलती है, ax प्लस में by प्लस ax प्लस by और यहां पे c आता है, ये इक्वेशन होती है। ठीक, अगर अपन विलोपन विधि से करते हैं या अपन प्रतिस्थापन विधि से करते हैं तो इस जो एक तो होती है, ये हाथ होता है ना, ये दायां हाथ होता है, ये तो हमारे पास में दायां भाग बोल सकते हैं, दायां भाग बोल सकते हैं, और ये दूसरा हाथ होता है, ये होता है बायां भाग, ये क्या होता है, बायां भाग होता है। तो ये बोल रहा है कि उसके दाएं पक्ष में खाली स्थान स्थित हो जाए, यानी अपन वज्र गुणन विधि करते हैं तो उसमें इस साइड बराबर 0 बनाते हैं, क्या करते हैं, बराबर 0 बनाते हैं, इस c को इस साइड लेके आते हैं, तो ये बनेगा ax प्लस में by प्लस का है यहाँ पे कोई बात नहीं, माइनस का c इज इक्वल टू 0। अगर इस प्रकार की कंडीशन बनाते हैं और अपन करते हैं, एक तो विलोपन विधि होती है, एक प्रतिस्थापन विधि होती है, तो उसमें क्या है बराबर 0 नहीं करते, बराबर जो अचर वैल्यू तो उसको रखते हैं। लेकिन वज्र गुणन विधि में अपन क्या करते हैं, ये एक साइड ले आते हैं, बराबर क्या कर लेते हैं, 0 कर लेते हैं, तो दाएं पक्ष में 0 हो जाता है, दाएं पक्ष में क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। समझ में आया ना, वज्र गुणन विधि तो आप जानते होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई वाले मेथड। अब चलेगा, यदि ए बी सी एक एपी है तो बी का मान होगा, कोई भी एपी चलती है तो आप जानते हैं, जैसे मैं कोई एपी चला रहा हूं, 2 4 6 8 10 12, ये आपके पास में ए का मान, ये आपके पास में बी का मान, और ये आपके पास में सी का मान। सपोज करो यहां तक 3 पदों की कोई एपी है, तो बी का मान कब आ सकता है, बी का मान पहले ए और सी को जोड़ दूं, मैं क्या करूं, a प्लस सी को जोड़ के 2 का भाग लगा दूं तो क्या आएगा, b आएगा, क्या आएगा, b। देख लेते हैं, a का मान कितने 2, c का मान है 6/2, 2 प्लस 6 यानी 8/2, और 8/2 यानी 4, और b का मान कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। पहले पद और इसके दूसरे पद को जोड़ के भाग लगाते हैं 2 का, तो बीच वाला मान आ जाता है, यानी a प्लस c/2 इज इक्वल टू होता है b। तो b कैसे निकालेंगे, तो यदि a b c एक एपी में है तो b का मान क्या आएगा, a प्लस c/2, a प्लस c/2, ये आ जाएगा आपके पास में b का मान। अब इसके बाद में इसका तीसरा क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज में स्थित या किस स्थिति में त्रिभुज की रचना नहीं की जा सकती, जब हमें तीनों कोण प्राप्त हो तब त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते। हमको क्या देना होता है उसको, या तो तीनों भुजा की लंबाई दे या कोई एंगल दे और भुजा की लंबाई साथ में देनी होती है, तब अपन त्रिभुज बनाएंगे। मान लिया सपोज करो कि आपको दे दिया कि एक एबीसी त्रिभुज की रचना कीजिए, जब आपको एंगल ए 50 डिग्री, एंगल ए दे दिया, तीनों एंगल मिल जाए तो क्या बना सकते हैं, क्या एंगल ए इज इक्वल टू 50 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 100 डिग्री, और एंगल सी इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू 30 डिग्री ऐसे दे दे। तो आप जानते हैं कि 50 और 100 150 और 30 180 हो गए। त्रिभुज का तीनों कोणों का मान 180 होता है, लेकिन क्या कि ये बना सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है, नहीं बना सकते। बना के आप कोशिश कर सकते हैं। तो किस स्थिति में त्रिभुज की रचना नहीं की जा सकती, जब तीनों कोण प्राप्त हो,
जब तीनों कोण प्राप्त हो तब अपन क्या कर सकते हैं, त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते जब हमें तीनों कोण प्राप्त होते हैं। तो अपन ने दूसरे का 3 नंबर तक कंप्लीट कर लिया है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आप चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 4 नंबर है। यदि रेखाखंड AB को के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करे तो बिंदु P के निर्देशांक, यानी कोई बिंदु P है जो AB रेखाखंड के ऊपर विद्यमान है और उसको के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो सबसे पहले मैंने बताया था कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसका एक नमूना आपको बनाना होता है कॉपी में। तो नमूना इस प्रकार से बनेगा बेटा, ये आपके पास में एक AB रेखाखंड है और इसके ऊपर एक बिंदु P है, इसके निर्देशांक आप जानते हैं XY मान लिया, ये इसको के अनुपात 1 के अनुपात में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो इस बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होगा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि x का निर्देशांक, यानी इसके तो होते हैं x1 और y1 और इसके होते हैं x2 और y2। तो k का मल्टीप्लाई x2 के साथ में तो लिखेंगे k x2 प्लस 1 का मल्टीप्लाई x1 के साथ में अपॉन में k प्लस में 1 कोमा k y2 प्लस y1 अपॉन में k प्लस में 1, ये हो जाएंगे। यानी बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे, बिंदु P के निर्देशांक यानी आपने xy मान लिया, xy का मान कितना होगा ये आपके पास में आएगा। अब इसके बाद में इसका 5 नंबर है कोसेक स्क्वायर 77 डिग्री माइनस में कॉट स्क्वायर 77 डिग्री, दोनों ही 77 डिग्री है। लेकिन अपन एक तीसरी सर्वसमीका तो जानते हैं ना, क्या होती है तीसरी सर्वसमीका, होती है कि 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा इजिकल टू ये होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं इसको 1 के बराबर करूं तो ये बन जाएगा कोसेक, क्या बन जाएगा, ये आपके पास में बनेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा। इसका मान कितना आएगा, 1 आएगा। तो देखिएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसका मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यदि प्रेक्षणों x1 x2 x3 वो xn की बारंबारताएं क्रमशः f1 f2 f1 f3 और fn है, ठीक है। एक टेबल में आपको xi का मान दिया गया, एक टेबल में आपको fi का मान दिया गया, तो इसका समांतर माध्य यानी प्रत्यक्ष विधि से पूछा है। प्रत्यक्ष विधि से क्या फॉर्मूला होता है समांतर माध्य का, x बार इज इक्वल टू सिग्मा fi xi अपॉन में क्या आता है सिग्मा fi। तो आप यहां पे क्या लिखोगे, सिग्मा fi, डोंट वरी। अब चलते हैं नेक्स्ट में संख्या 32760 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 32,760 को गुणनखंडों के रूप में लिखना है। अब इसके फैक्टर करने हैं, फैक्टर करना सभी को आता है। चलिएगा अभाज्य गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले किसका भाग जाएगा, तो 32,760 है, 2 का भाग जाएगा, ये 16 दूनी 32। अब 2 का भाग लगाएंगे ना इस पे, तो यहाँ पे जो भागफल आएगा वो लिखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे 16 दूनी 32, 2 तिया 6, 8 दूनी 16, 0 का 0 आएगा। अब 2 का भाग जाएगा, 8 दूनी 16, 19 दूनी 38, 0 का 0 आएगा। अब 2 का भाग जाएगा, 4 दूनी 8, भाग जाएगा नहीं, अब ऊपर से आएगा 1, भाग जाएगा नहीं, भाग टूट गया। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, अब आपके पास में यहाँ से हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 1 बचेगा 10, ये हो जाएगा 5। अब ये कितना हो गया, 9 9 18, अब 3 का जाएगा, तो ये आपके पास में 3 एकम 3, 1 बचेगा 10, 3 तिया 9, 1 बच गया 19, 6 तिये 18, 6 तिये 18, 1 बच गया 5 तिये 15। अब वापस 3 का जाएगा क्या, 11 और 1 12 और 3 15, 3 का जाएगा, 3 चौके 12, 1 बच गया 16, 3 5 15, 1 बच गया 15, 3 5 15, 9 और 5 14। अब
4 3 का नहीं जाएगा, 5 का जाएगा, 5 नीम 45, 5 एकम 5, अब 13 का जाएगा, अब 7 का जाएगा, 13 का नहीं जाएगा, 7 का जाएगा, तो 7 एकम 7, 7 या 21, 13 का जाएगा अब, तो ये कितना आएगा 1। ये इसके अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे। तो अपन लिख सकते हैं 32,760 32,760 इज इक्वल टू लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 13, 2 की पावर कितनी है 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 13, ये इसके क्या हो जाएंगे गुणनफलों के रूप में अपन ने इसको लिख दिया। अब इसी प्रकार से एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः आपको गिवन है। द्विघात बहुपद ज्ञात करने का, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है कि एक्स की स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा डॉट बीटा, तो यहाँ पे आएगा के और ये आएगा एक्स की स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग कितना गिवन है क्वेश्चन में आपको गिवन है कि अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग तो है 1/4, कितना है प्लस का है ना, प्लस का 1/4, अल्फा डॉट बीटा शून्यकों का गुणनफल कितना है माइनस का 1 है, तो यहाँ पे रखोगे 1/4 एक्स और ये आएगा माइनस का 1, एलसीएम ले लिया आपने 4 और ये 4 ले लिया एक साइड में, तो k/4 ये बनेगा 4x की स्क्वायर माइनस में x माइनस के 4 एकम 4, तो यहाँ पे लेट मानना पड़ेगा, लेट k डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 1, तो ये आपके पास में बनेगा 4x की स्क्वायर माइनस में x माइनस में 4, ये आपके पास में इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपके पास में इसका द्विघात बहुपद प्राप्त होगा। अब चलते हैं बेटा इसके बाद में नेक्स्ट पे, यही है ना, चेक कर लीजिएगा एक बार जो भी है, ठीक है। अब इसके बाद में है द्विघात बहुपद एक्स की स्क्वायर प्लस में 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद एक्स की स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। किसी भी द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, उसको 0 के बराबर रखते हैं, उसको 0 के बराबर रखते हैं, तो यहां से रख दीजिएगा, ये आपके पास में बनेगा एक्स की स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10 इज इक्वल टू 0। अब ऐसी दो संख्या लेके आएंगे बेटा जिसका गुणा करने पे तो 10x की स्क्वायर बने, जोड़ने और घटाने पे 7x बने, तो x की स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 2x प्लस में 10 बराबर 0। अब यहां से आगे फर्स्ट 2 से कॉमन लेते हैं तो x कॉमन आएगा, x प्लस में 5 बचेगा और यहां से प्लस के 2 कॉमन आ गए तो x प्लस में 5 बचेगा इज इक्वल टू 0। यहां से प्राप्त हो जाएगा x प्लस में 5 और ये हो जाएगा x प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x का मान तो आ जाएगा एक माइनस के 5 और एक आ जाएगा माइनस के 2, तो आपके पास में इसके दो शून्य का आएंगे, एक तो आएगा x इज इक्वल टू माइनस के 5, एक आएगा x इज इक्वल टू माइनस के 2। एक संख्या x का दुगना y से 24 अधिक है, इस वाक्य को प्रकट करने वाला समीकरण लिखिए। एक संख्या x का दुगना यानी 2x y से 24 अधिक है, कोई संख्या मान ली x है, x का दुगना यानी 2x y से 24 अधिक है, इसका मीन्स y में 24 को जोड़ दो, y में 24 को जोड़ दो, या अपन इसको क्या लिख सकते हैं, या अपन इसको ये लिख सकते हैं कि 2x और माइनस में y इज इक्वल टू 24, ये आपके पास में एक रेखिक इक्वेशन बनेगा। दो चरों का रेखिक इक्वेशन बन जाएगा कि 2x माइनस में y, ये y प्लस का है, इस साइड आके माइनस का बनेगा, यानी किसी संख्या का दुगना, किसी संख्या का दुगना, x का दुगना क्या हो जाएगा 2x
और किसी संख्या y से 24 अधिक है, इसका मीन्स ये 24 बड़ा है। अगर y में 24 जोड़ेंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। माइनस प्लस का y इस साइड है कि माइनस का y इज इक्वल टू 24, इक्वेशन ये आपके पास में प्राप्त हो जाएगी। यहां तक सही है क्या? स्टेटमेंट जो भी अपन ने किया है वो सही है क्या? कोई बात नहीं, एकदम राइट आंसर है। चलिएगा यहां तक आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में इसका 5 नंबर कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। साथ ही साथ इसमें यह भी दिया गया है कि हमें द्विघात समीकरण बनानी है। क्या बनानी है? द्विघात समीकरण के रूप में इसको बनाना है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले जो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मानेंगे कि माना पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या है? x है। तो दूसरा, पहला धनात्मक पूर्णांक x है तो दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होगा? x प्लस में 1। समझ में आया कि एक आपने कोई धनात्मक पूर्णांक x मान लिया तो लगता हुआ कंटिन्यू कौन सा हो जाएगा? x प्लस में 1 हो जाएगा। जैसे x का मान सपोज ग्रुप 5 आ गया तो दूसरा क्या होगा? कंटिन्यू आपको पता है 6 आएगा। तो x में कितना जोड़ेंगे? 6 आएगा। तो 1 जोड़ने पे क्या हो जाएगा? 6 आ जाएगा। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक क्रमागत विषम संख्या या क्रमागत सम संख्या, ऐसे आ जाता है। ठीक है, तो उसमें अपन क्या करते हैं, सम संख्या और विषम संख्या के बीच का अंतर 2 होता है। तो वहां अपन लेते हैं x प्लस में 2 और x प्लस में 2, दोनों ही कंडीशन में x प्लस में 2 करते हैं। लेकिन यहां पे अपन को क्या करना है? x प्लस में 1 करना है। और इन दोनों पूर्णांकों का क्या है? x और x प्लस में 1 का गुणा कितना आएगा? 306 आएगा। गुणा कर दीजिएगा। क्या इक्वेशन बनेगी? ये बनेगी x का स्क्वायर प्लस x बराबर 306। तो यहां से x का स्क्वायर प्लस x माइनस में 306। हमें तो इसको द्विघात समीकरण के रूप में ही बनाना था। लेकिन अगर आपको यहां पे पड़ जाए कि पूर्णांक ज्ञात कीजिए तो ऐसे 2 नंबर लेके आइएगा जिसका गुणा तो आ जाए माइनस के 306 और जोड़ने और घटाने पे हमारे पास में प्राप्त हो जाए प्लस का x। तो ये रिजल्ट आएगा। क्या आएगा रिजल्ट? ये आएगा x की स्क्वायर प्लस के 18x माइनस के 17x माइनस के 306 इज इक्वल टू 0। अब देखिएगा गुणा करने पे तो माइनस का 306 आएगा, जोड़ने और घटाने पे क्या आएगा? प्लस का x बचेगा, यानी प्लस का 18, इसलिए x कॉमन आ गया। तो यहाँ पे x प्लस के 18 माइनस के 17 कॉमन आ गया, तो x प्लस के 18 इज इक्वल टू 0। तो इन आगे की कंडीशन में हमारे पास में आएगा x प्लस के 18 x प्लस माइनस के 17 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x का मान आएगा माइनस के 18 और x का मान आएगा प्लस के 17। तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो सकते हैं? ये तो होगा नहीं, ये तो क्रमागत धनात्मक नहीं है, ये धनात्मक नहीं है, ये ऋणात्मक है। x का मान माइनस के 18, बट यहाँ पे x का मान 17 आ गया। तो 17 तो आपको पता ही है कि धनात्मक है। तो दूसरा कंटिन्यू लगातार दूसरा कौन सा हो जाएगा? x प्लस में 1 हो जाएगा, यानी 17 प्लस में 1 यानी 18। तो एक तो आपके पास में 17 और एक आपके पास में 18 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट है x अपोन में 5 माइनस में 5 अपोन में x इज इक्वल टू 0 को संतुष्ट करने वाला समीकरण लिखिए। तो अपन क्या करेंगे? तिरछा गुणा करेंगे। क्या करेंगे? तिरछा गुणा करेंगे। तो x का x के साथ में ऐसे कर दो या इसका एलसीएम ले लो, कोई बात नहीं। 5x आपने एलसीएम ले लिया तो ये बनेगा x का x के साथ में x स्क्वायर माइनस में 5 5 25 इज इक्वल टू 0। भाग में है, इस साइड में जाएगा तो गुणा में चला जाएगा तो ये 0 बन जाएगा। तो यानी x की स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखो x की स्क्वायर इज इक्वल टू, एक बार मत कीजिएगा, माइनस के 25 इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस का है, इस साइड जाके प्लस का बन जाएगा। तो x की स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो यहां से x का मान क्या आएगा? रूट 25। यहां से स्क्वायर हटाओगे, इस पे रूट लगेगा बेटा, और रूट लगेगा तो इसका जो वर्गमूल होता है वो प्लस माइनस 5 के रूप में होता है। तो को संतुष्ट करने वाले
को संतुष्ट करने वाले x के मान लिखे, तो एक बार तो आपके पास में x का मान प्लस का 5, एक बार माइनस के 5, दोनों ही रखोगे तो दोनों इक्वेशन क्या होगी, एक दूसरे को संतुष्ट करेगी, यानी जीरो रिजल्ट आ जाएगा प्लस के 5 और माइनस के 5 रखने पर। अब चलते हैं इसमें, नेक्स्ट है 7 नंबर, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। यदि वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर हो तो केंद्र से बाह्य बिंदु की दूरी, आपके पास में ये कोई सर्कल है, इस सर्कल पे आप, इस सर्कल की त्रिज्या 8 है, ये आपके पास में पता नहीं बिंदु बाहर स्थित है, लेकिन इतना जरूर पता है हमें कि जो त्रिज्या, जो स्पर्श रेखा खींची गई है उसकी लंबाई कितना है, 15 सेंटीमीटर है। और आप इतना जरूर जानते हैं कि जो स्पर्श रेखा है वो त्रिज्या के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाती है। कितने का, 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये बिंदु P, ये बिंदु A, ये बिंदु O, ये आपको पता है कि 8 सेंटीमीटर है। अब ये आपने मान लिया कि x सेंटीमीटर है, ये क्या है, x सेंटीमीटर है। तो यहां पे त्रिभुज PAO, त्रिभुज OAP एक समकोण है, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, पाइथागोरस प्रमेय यानी कर्ण, कर्ण क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, यानी सबसे बड़ी भुजा होती है। तो यहाँ पे आएगा OP, OP का अपन को क्या करना है, स्क्वायर करना है, इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर, यानी AO या OA का स्क्वायर प्लस में AP का स्क्वायर। तो ये आपके पास बन जाएगा OP का स्क्वायर कितना है, x स्क्वायर इज इक्वल टू AO का स्क्वायर है 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपके पास में x का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 प्लस में 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। तो x इज इक्वल टू, x का स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों को जोड़ देते हैं, 9 8 2 289, 289 यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू रूट में 289, और ये किसका वर्गमूल होता है, 289 का वर्गमूल आपके पास में 17 होगा। तो बाह्य बिंदु से वृत्त के केंद्र के बीच की दूरी कितनी है, 17 सेंटीमीटर है। कितना दूर है बाह्य बिंदु वृत्त के केंद्र से, 17 सेंटीमीटर दूर होगा, यानी प्लस माइनस क्यों नहीं लिया, यहाँ पे माइनस कभी दूरी में नहीं आता, यानी दूरी कभी माइनस में नहीं होती, इसलिए। अब इसके बाद में है बिंदु, ये है आपको ABC दिया गया है। किस तरह के त्रिभुज के शीर्ष हैं, त्रिभुज का शीर्ष 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं, समकोण त्रिभुज होता है, एक हमारे पास में समद्विबाहु त्रिभुज होता है, एक समबाहु त्रिभुज होता है। आपको बताना है कौन से त्रिभुज के शीर्ष हैं, त्रिभुज का नाम बताना है। तो त्रिभुज का नाम कैसे बताएं, तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी देख ले, या तो वो पाइथागोरस प्रमेय को सेटिस्फाई कर देगा, या कोई दो रेखाएं इक्वल आ जाएगी, या क्या करेगा ये, या तीनों रेखाओं तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी इक्वल आ जाएगी तो अपन क्या बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज है। दो के बीच की दूरी इक्वल आ जाएगी तो अपन बोलेंगे समद्विबाहु है। अगर ये पाइथागोरस प्रमेय को सेटिस्फाई करता है तो अपन बोलेंगे समकोण त्रिभुज है। तो ये बिंदु P मान लिया, जैसे ये बिंदु P है, ये बिंदु Q है, ये बिंदु R है, तो अपन निकालेंगे PQ। अपन क्या निकालेंगे, PQ के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। तो ये होता है x2 माइनस में x1, यानी 8 और माइनस प्लस के 2 का स्क्वायर प्लस माइनस के 2 का स्क्वायर। तो आपके पास बनेगा PQ इज इक्वल टू 8 2 10, 10 का स्क्वायर 100 और प्लस में माइनस के 4 का स्क्वायर 16। तो ये आ जाएगा आपके पास में रूट में 116, रूट में 116। इसी प्रकार से आप निकालेंगे QR के बीच की दूरी, QR के बीच की दूरी निकालेंगे तो ये आ जाएगा माइनस के 4 माइनस के 8 का स्क्वायर प्लस माइनस के 3 प्लस के 2 का स्क्वायर। तो ये बनेगा QR इज इक्वल टू माइनस के 12 का स्क्वायर, माइनस के 12 का स्क्वायर प्लस में माइनस के 1 का स्क्वायर, माइनस के 1 का स्क्वायर। तो आपके पास में QR इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 प्लस में 1 का स्क्वायर 1, तो ये आएगा रूट में 145, रूट में 145। सिमिलरली इसी प्रकार से आपको क्या करना है, PR के बीच की दूरी लेके आनी। किन के बीच की दूरी, PR के बीच की दूरी निकालनी बेटा।
तो यहां से ये माइनस का 4 है, माइनस के 4 माइनस और माइनस प्लस के 2 का होल स्क्वायर प्लस में आगे आपके पास में आएगा माइनस के 3 माइनस के 2 का स्क्वायर, तो ये आएगा पी आर इज इक्वल टू रूट में ये आएगा माइनस के 2 का स्क्वायर प्लस माइनस के 5 का स्क्वायर, तो ये वैल्यूज आएगी 4 प्लस में 5 पंजे 25, 4 प्लस में 5 पंजे 25, तो ये पी आर इज इक्वल टू रूट में आएगा 29। अब इसको अपन ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा। अब मैं यहाँ पे लिखूं कि ये बात अगर सेटिस्फाई है तो बताना मेरे को कि ये सबसे बड़ी भुजा कौन सी है। सबसे बड़ी भुजा आपके पास में कर्ण होती है, तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, क्यू आर। सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, क्यू आर इज इक्वल टू, मैं अगर ऐड करूं इनको, क्यू आर का स्क्वायर यानी क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस में पी आर का स्क्वायर। अगर ये सेटिस्फाई होता है तो अपन बोलेंगे ये समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है। तो ये है रूट में 145 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू कौन है भी, रूट में 116 है, रूट में 116 का स्क्वायर करोगे प्लस में पी आर आपके पास में है रूट में 29 का स्क्वायर करोगे, तो ये आपके पास में आएगा 145 बराबर 116 प्लस में 29, तो ये आपके पास में आ जाएगा 145 इज इक्वल टू, ये जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 5 और 2 और 1 3 और 1 4 आ जाएगा 145 बराबर 145, यानी पाइथागोरस प्रमेय को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। एक समकोण त्रिभुज के क्या है, समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। अपन क्या लिखेंगे, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, यानी अगर पाइथागोरस प्रमेय को सेटिस्फाई करता है तो ये एक समकोण त्रिभुज का शीर्ष हो जाएगा। तो यहां तक कीजिएगा, इसका लीजिएगा स्क्रीनशॉट। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिएगा नेक्स्ट आपके पास में है इसका 9 नंबर की 1 माइनस में साइन स्क्वायर 40 डिग्री अपॉन में कोस 40 डिग्री का सरलतम रूप है, इसका सरलतम मान लिखिए। तो बेटा सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक फॉर्मूला या एक आइडेंटिटी आप अच्छे से जानते हैं कि 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कोस स्क्वायर थीटा। पहली सर्वसमीका से अपन लिखें तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, रूट में कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा का मान कितना बेटा, थीटा का मान यहाँ पे है 40 डिग्री, थीटा का मान कितना है 40 डिग्री है, अपॉन में ये है कॉस थीटा, थीटा का मान 40 डिग्री। ये देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा कॉस 40 डिग्री अपॉन में कॉस 40 डिग्री, कट जाएगा दोनों नंबर, कितना बचेगा 1 इज द राइट आंसर। इसका सरलतम रूप क्या होगा, 1 हो जाएगा। यदि एंगल ए लेस देन 90 डिग्री, एंगल बी लेस देन 90 डिग्री, यानी दोनों ही कोण है वो 90 डिग्री से छोटे हैं, तो साइन ए बराबर कोस बी हो, तो साइन ए बराबर कोस बी हो तो हमें ये सिद्ध करना है। अब सबसे पहले गिवन क्या है वो लिख लेते हैं कि साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी। तो मैं इसको एक को चेंज कर लेता हूं, जैसे कि आपने लिखा साइन ए इज इक्वल टू, ये कॉस बी कब आ सकता है, जब मैं इसको लिखूंगा साइन बी 90 में से घटाऊं, जैसे कि साइन 90 डिग्री माइनस में बी, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा वापिस बनेगा, फॉर्मूला अपन जानते हैं। तो ये क्या होता है, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से a इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस में b, माइनस का b इस साइड में लेके आऊं तो प्लस का, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री यानी HP, हैंस प्रूव हो जाएगा। अब आगे है बंटन का बहुलक, बहुलक जो सर्वाधिक बारंबारता होती है, जिसकी सर्वाधिक बारंबारता होती है। अब देख लो कौन कितनी बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, तो 4 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, तो लिखेंगे अतः बंटन का बहुलक अपन z इज इक्वल टू 4 होगा,
बहुलक क्या होगा 4 होगा। क्यों होगा, जो ज्यादा बार आएगा वही बहुलक होगा, इसलिए ये 3 बार आ रहा है। ठीक है, यदि PE इज इक्वल टू 0.05 हो तो E नहीं की प्रायिकता, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता प्लस किसी उसी घटना के नहीं घटित होने की प्रायिकता का सम हमेशा कितना होता है, 1 होता है। तो यहां से आपको निकालना है PE पे बार इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला होगा 1 माइनस में PE, तो 1 माइनस में 0.05 तो घटाएंगे तो ये बनेगा 0.95 इज द राइट आंसर। तो उसी घटना के नहीं घटित होने की प्रायिकता ई पे क्या लगाते हैं, बार लगाते हैं। बार का मीन्स क्या होता है, उसी घटना के नहीं घटित होने की प्रायिकता होती है। तो यहां तक समझे। तो अपन ने क्या कर लिया है, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन यानी 30 नंबर का काम कंप्लीट कर लिया है इस क्लास में। क्लास कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर, एक एक लाइक और एक एक शेयर तो सभी का बनता है, कर दीजिएगा दिल खोल के, ताकि अपन आगे बढ़ सकें। चलेगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगी बेल आइकन को दबाएं ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सकें। चलेगा, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।